10 मार्च 1942 जगह है नॉर्वे की एक ऐसी पहाड़ी जहां का तापमान अभी -23 डिग्री हो रहा है। चारों तरफ सब कुछ बर्फ से ढक चुका है। उसी के बीच हमने एक छोटी सी गंडोला राइड को देखा, यानी कि एक रोपवे। उसके अंदर बैठे हैं 3 लड़के बहुत खुश थे क्योंकि आज वो पहली बार नॉर्वे आए। हालांकि वो इस राइड को एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन नॉर्विन के अच्छे दिल की वजह से उसने इन्हें राइड बंद होने के एकदम आखिरी समय पर भी चढ़ने दिया। वो एक इंस्ट्रक्टर है और यही काम करते हुए उसे कई साल हो गए और आज ये बच्चे उसका काफी अच्छे से टाइम पास कर देते हैं, तो वो भी उन्हें खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। म्यूजिक एंजॉय करता है, यहाँ तक कि उस गंडोला के अंदर उसके मनपसंद गानों को प्ले भी करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक से राइड रुक गई। एक तेज का झटका आया। थोड़ी देर के लिए एक डरावनी खामोशी थी, लेकिन नॉर्विन ने हालात को संभाला और वायरलेस से नीचे मौजूद अपने साथी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। हो सकता है पावर कट हो गया हो। घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ देर में फिर ये चालू हो जाएगा, ऐसा नॉर्विन का कहना था। लेकिन तभी एक शॉर्ट सर्किट हुआ, इससे वहां ऊंची ऊंची चिंगारी धड़कने लगी। नॉर्विन ने फौरन फायर एक्सटिंग्विशर से उसे बुझा दिया, लेकिन उसके गले में पड़े डिवाइस में कुछ चिंगारी आ गई, जिससे उसमें भी आग लग गई और उसने फौरन उतार कर उसे फेंक दिया। लेकिन इसके बाद वो ज्यादा देर कुछ पैरों पर खड़ा नहीं रहा, बल्कि अगले ही पल वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। आंखें खुली, शरीर एकदम से ठंडा पड़ चुका है। तीनों को कुछ समझ में नहीं आया कि असल में हुआ क्या है। इतने में उनके पास जो डिवाइस थे उसमें से वही चिंगारी आने लगी। वो तो समय रहते उन्होंने उसे उतार कर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल इन्हें एक जोर की आवाज सुनाई दी, जैसे कि यहीं आसपास कहीं परमाणु बम फटा हो। लड़कों को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि असल में चल क्या रहा है। वो बाहर भी देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन धुंध और बर्फ इतनी थी कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। जब एक ने नीचे देखने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि नीचे खड़ी जितनी भी कार थी उन सभी की हेडलाइट बंद हो चुकी है। तो ये कोई ब्लैकआउट तो नहीं है, जरूर कोई बड़ी बात। वो अंदाजा लगाते हैं अभी कुछ देर पहले जिस आवाज को उन्होंने सुना था वो किसी प्रकार की कोई सायरन होगा जो सरकार द्वारा बजाया गया होगा। तीनों ने अपना दिमाग लगाया, जो भी संभावनाएं थी उसे सोच लिया, लेकिन सच में क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। और इतने में इनकी नजर वापस से नॉर्विन के नीचे पड़ी बॉडी पर गई। वो अब सिर्फ इन्हें परेशान नहीं बल्कि डरा भी रही थी। उसकी खुली आंखें, आंकड़ा हुआ शरीर इन्हें मजबूर कर रहा था ये देखने के लिए क्या वो सच में जिंदा है। जामी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो नीचे घुटने के बल बैठा नॉर्विन के दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश में लग गया। वहां तो एकदम सन्नाटा था। इस दौरान हम हल्की सी झलक देख पाते हैं उसके दिल के पास हुए जख्म की, जो पूरी तरह से जल चुका है, अंदर से जल कर खत्म हो चुका है। जामी ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तीनों अलग अलग दिशाओं में उम्मीद की नजरों से देखने लगते हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, प्यास लगेगी और फिर शायद अंत में कुछ कहानियों का अंत भी हो जाए। सिड ने अपने तरीके अपनाया और खिड़की से बाहर गर्दन करके चिल्लाते हुए मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं था उसकी चीख को सुनने वाला। वो अभी जमीन से हजारों मीटर ऊपर है, सिर्फ एक केबल के भरोसे। लेकिन तभी अचानक उनकी नजर नॉर्विन की लाश पर गई, जिसकी खुली आंखें उन्हें फिर से डरा रही थी। डेविड ने सुझाव दिया, हमें इसे नीचे फेंक देना चाहिए क्योंकि कुछ देर बाद वैसे भी इसमें से बदबू आने लगेगी और तब हमारा यहाँ पर खड़ा रहना दुश्वार हो जाएगा। उसकी बात को काटते हुए सिड ने कहा, हमें इसे नहीं फेंकना चाहिए, हो सकता है कि हम यहाँ हफ्ते भर के लिए फंसे रहे, हमें कोई बचाने ना आए, तब यही लाश हमारा पेट भर सकती है। जामी ने तुरंत उसका मुंह बंद किया और बोला कि अपनी बकवास बंद करो, लगता है कि तुम आजकल सर्वाइवल मूवी को ज्यादा देखने लगे हो। हम लोग किसी को नहीं खाने वाले, हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, इसीलिए तुम टेंशन मत लो। इतना कहकर वो अपने सर पर बंधे कपड़े से नॉर्विन के मुंह को ढक देता है, जिससे अब उसकी वो खुली आंखें उसे नहीं डराएंगी। कहानी और दिलचस्प होने वाली है क्योंकि अब रात का समय हो चुका है। ऐसे में डर और ठंड दोनों ज्यादा बढ़ जाएगी। डेविड और सिड चुपचाप कोने में बेबस बैठे थे, पर जामी इधर से उधर चीजों को तलाशता रहता है, कहीं कुछ काम की चीज मिल जाए। ऐसे ही करते उसके हाथ लगा एक बॉक्स, एक फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें मौजूद था कुछ ग्लो स्टिक, जिन्हें वो अपने दोस्तों को दे देता है, जिसे जलाकर वो केबल कार के चारों तरफ लगा देते हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें नीचे से कोई देख लेगा। माहौल को थोड़ा शांत रखने के लिए जामी इधर उधर की बातें करने लगता है, जैसे उसे अभी कुछ दिन पहले एमजे का कॉन्सर्ट अटेंड किया था, जहाँ उसे एक लड़की पसंद आई पर वो उसे बहुत ज्यादा बड़ी थी। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन तभी अचानक से नॉर्विन के मुंह से कपड़ा हट गया। तीनों की रूह कांप गई। डेविड तो साफ ये कह देता है कि अब वो एक ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। हालांकि वो ज़ॉम्बी मूवी का बहुत बड़ा फैन है, पर उसके दोनों दोस्त उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे ये डर इतना ज्यादा सताने लगा है कि वो वहीं से नीचे कूदने के लिए गेट को खोलने लगा। फौरन जामी ने उसे समझाया कि यहाँ तो वो बच भी जाएगा, लेकिन अगर वो यहाँ से नीचे कूदा तब वो नहीं बचेगा और तब उसके परिवार
परिवार को उसकी लाश मिलेगी। तब जाकर वो थोड़ा शांत हुआ, कोने में जाकर बैठ गया। अचानक एक बारी फिर से वो कपड़ा हिला। ऐसा लगा कि नॉर्विन ने एक गहरी सांस ली। डेविड के तो रोंगटे खड़े हो गए, पर उसके दोनों साथी ने हिम्मत दी और आगे बढ़े ये चेक करने के लिए क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है। सिड जो कि सबसे हिम्मती था, वो आगे जाता है। उसने गर्दन नीचे की और उस पल उसके सामने सच्चाई आ गई। नॉर्विन ना तो सांस भर रहा था, ना ही वो ज़ॉम्बी बनने वाला था। सच ये था कि ये हवा वहां के वेंटिलेशन गैप से आ रही थी, जो इतनी ठंडी थी कि नॉर्विन का आधा चेहरा जम चुका था। जैमी ने स्टिक से फिर उस कपड़े को उसके मुंह पर ढक दिया और तब जाकर डेविड थोड़ा शांत हुआ। दूर से हम देख पाते हैं कि कैसे इनकी केबल कार इतनी ऊंचाई पर लटकी पड़ी है। तेज हवाओं की टकराव लगातार हो रहा है, जिससे तापमान और गिरने लगा है। अब इन्हें ठंड भी लगने लगी है। इस बीच सिड को पेशाब लग जाती है तो वो गंडोला गेट थोड़ा सा खोलता है और अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन ठंडी हवाओं का झोंका इतनी तेज था, उसने खुद पर ही पेशाब कर दिया और इससे उसके कपड़े गंदे हो गए। ऊपर से दरवाजा खुलने के कारण ठंडी हवाएं अंदर आने लगती है। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, हिम्मत जुटाई, उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। लेकिन तभी वो ग्लो स्टिक भी बुझ गई। जैमी को पछतावा हुआ, काश वो इन्हें बाद में जलाता। अब तो इनके पास सिर्फ 2 ही बची है, जिसमें से वो एक को जला देते हैं, इस उम्मीद में कि जल्दी अंधेरी डरावनी रात खत्म हो जाएगी। सिड और जैमी जैसे तैसे करके कोशिश कर रहे हैं कैसे यहाँ से वो निकल जाए, लेकिन डेविड अंदर से और ज्यादा सहमा हुआ है। अजीब अजीब ख्याल उसे आ रहे हैं। उसके दिमाग में उसने अपने दोस्तों से एक आइडिया शेयर किया, क्यों ना हम नॉर्विन की अतड़ियों को बाहर निकाले, फिर उसकी मदद से नीचे चले। दोनों ने फौरन इस आइडिया के लिए मना कर दिया और उसे थोड़ा आराम करने को कहा, क्योंकि अभी वो कुछ ज्यादा सोच रहा है। अचानक से एक और अजीब चीज हुई। पंछियों का झुंड न जाने कैसे इनकी केबल कार से टकराने लगता है। ये टक्कर इतनी भयानक थी, शीशों पर खून छप जाते हैं। तीनों चिल्लाते हैं, पूरी केबल कार डगमगाने लगती है। ऐसा लग रहा था किसी भी समय वो गिर जाएगी। डेविड को तो आवाज नहीं निकल रही थी, इतना ज्यादा वो सहम चुका था। ये चीज शांत हुई तो जैमी और सिड ने हालात को देखा। उन्हें बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा कुछ तो कभी नहीं होता। चाहे दिन हो या रात हो, पंछी एक साथ एक जगह पर कभी नहीं टकराते। काफी रहस्यमयी बर्ताव था ये सब चीजें इनके दिमाग में और ज्यादा बेबुनियादी चीजें पैदा कर रही थी। इधर ठंड बढ़ने लगी है, इसीलिए इन्होंने वही किया जो हर कोई ऐसे समय पर करता है। नॉर्विन की लाश पे पहने कपड़ों को एक एक करके उतारने लगे और फिर उसी कपड़ों को खुद पहन लिया। लेकिन एक था जिसने उसकी एक भी चीज को हाथ नहीं लगाया, वो था डेविड। वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। उसके दोनों दोस्त उसे कहकर थक गए कि उसे कपड़े पहन लेना चाहिए क्योंकि ठंड बहुत है, पर वो नहीं माना और बस उस लाश को घूरता रहा। बाद में जैमी ने नॉर्विन की ड्रिंक और उसका पर्स भी उठा लिया। वो बीच बीच एक घूंट शराब भी पीता रहता है उसकी बोतल में से, ताकि खुद के शरीर को गर्म रखे। लेकिन यहाँ भी डेविड ने मना कर दिया कि वो नहीं पिएगा। बहुत ही अजीब बर्ताव वो करने लगता है। खैर, इन दोनों ने तो कपड़े पहन लिए थे। जब डेविड से ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने खुद ही उसी बोतल से 2 घूंट मार ली और फिर अब उसका शरीर में गर्मी आ जाती है। उसने खुद ब खुद नॉर्विन की पैंट और उसके मफलर पहन लिया और फिर आकर अपने दोस्तों के पास सोने के लिए चला गया। वो दोनों तो सिगरेट की कश ले रहे थे जो उन्हें उसी जैकेट में मिला था। जैमी और सिड ने हर वो कोशिश की जिससे वो ठंड से बच सके। इतने में इन्हें आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत चीज दिखाई पड़ती है। ये अरोरा लाइट थी जो सिर्फ दिसंबर के महीने में इस देश में दिखती है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो इन लाइट्स को अपनी आंखों से देख पाते हैं। तीनों खुद को रोक नहीं सके और सीढ़ियों से ऊपर जाकर बैठ गए। अब इन्हें कोई फर्क नहीं है कि ठंड लग जाएगी या फिर नहीं, या फिर ये बीमार पड़ जाएंगे। बस अभी ये इस पल को महसूस करना चाहते हैं और यही देखने तो ये यहाँ पर आए थे। और जब थोड़ी देर बाद ठंड बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो नीचे आ गए और सो गए। कुछ समय के बाद डेविड की अचानक से आंख खुली क्योंकि उसे ठंड लग रही है, साथ में भूख भी। जैकेट में उसने जब हाथ डाला तो वहां उसे एक चॉकलेट मिली जिसे वो खाने लगता है। लेकिन अचानक उसकी नजर जब नीचे पड़े नॉर्विन पर पड़ी तो उसके हाथ से वो चॉकलेट बाहर गिर गई। अपने बाकी दोस्तों को उसने नींद से जगाया और इस दृश्य को देखने को कहा। दरअसल नॉर्विन की आंखें कुचल सी गई थी। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने उसमें उंगली डालकर उसे बाहर निकाल लिया हो। तीनों इस मंजर को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। तभी जैमी को ही पास में पड़ी चॉकलेट गिरी पड़ी मिली। उसे समझ नहीं आया कि ये कहां से आई। वो इतना भूखा था कि उसे खाने लगा। डेविड को भी उसने ऑफर की, पर यह कहकर इनकार कर देता है कि वो ज़ॉम्बी की चॉकलेट को नहीं खाता। तो अब उसे पूरा यकीन हो गया है कि वो ज़ॉम्बी बन रहा है, क्योंकि ज़ॉम्बी बनने की यही लक्षण होते हैं। अब थोड़े समय के लिए वो थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन एक बारी फिर से उसके अंदर वही डर पैदा हो गया। पर इन चीजों के साथ इन तीनों को ही अंदाजा हो जाता है यहाँ कितने दिन रहना पड़ सकता है, और इसीलिए अब उन्हें हर एक कदम समझ कर लेना होगा। उसने उसी फर्स्ट एड बॉक्स में रखे कुछ पेपर में आग लगा दिया और खुद के साथ अपने दोस्तों को भी थोड़ी गर्मी थी। ऐसा करके उन्हें थोड़ी राहत तो मिल जाती है, लेकिन सामने पड़ी नॉर्विन की लाश अभी ने एक अजीब सा एक संदेश दे रही थी। ये संदेश था मौत का। इस बीच जैमी ने जब उसका बटवा खोला, उसके अंदर से उसे नॉर्विन की बेटी की तस्वीर मिली जो उन्हीं की उम्र की थी।
नॉर्विन तो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर को लौट रहा था, लेकिन इन बच्चों की जिद के आगे वो हार गया और इनका दिल रखने के लिए उसने शिफ्ट खत्म होने के बाद भी इन्हें राइड दी। लेकिन उसका फैसला इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा वो खुद नहीं जानता होगा। जैमी ने कहा कि अब हमें इसे नीचे फेंक देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये यहाँ पर रहेगा तब तक हम लोग अपनी हिम्मत खोते रहेंगे। हालांकि फेंकने से पहले वो पहले उसे हर चीज का शुक्रिया करते हैं, उसके कपड़ों को, उसकी शराब का, यहाँ तक कि उसे यहाँ तक लाने का भी। दोनों ने पूरी जान लगाकर लाश को खिसकाया, लेकिन डेविड ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वो तो उस गेट को खोलता है जिसके खुलते ही एक तेज तूफान का झोंका अंदर आया, जिससे सब कुछ ही सेकंड में ठंडा हो गया। लेकिन ये उसे फेंकने में सफल हो जाते हैं। ऐसा करने के कुछ पल बाद एक अजीब सी खामोशी थी उस केबल कार में, लेकिन कुछ ही पल के बाद वो खामोशी खुशी में तब्दील हो गई। उस केबल कार में, लेकिन कुछ ही पल के बाद वो खामोशी खुशी में तब्दील हो गई, क्योंकि इन्हें तभी उसी समय लाल रंग की रोशनी दिखी। जब डेविड ने नीचे झांका तो वहां उसकी माँ आई थी, जिनके साथ सिड के डैड भी थे। इन तीनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो मुश्किल घड़ी खत्म हो गई है। लेकिन ये क्या, ये शोर कैसा है? सिड ने जब गर्दन घुमाई देखा वहां ऊपर तो बर्फ का एक पूरा हिस्सा खिसक चुका है। वो अब तेजी से नीचे की ओर आ रहा है, पर नीचे तो उनके माता पिता है। ये फौरन आवाज लगाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि वहां से भाग जाओ, पर उन्हें यह लगा कि वो खुशी के मारे झूम रहे। बस कुछ पल की खुशी मातम में बदल गई। उस बर्फ के हिस्से में उनके माता पिता पल भर में समा गए। जो उम्मीद की रोशनी थी वो बुझ गई। तीनों में से एक को भी समझ में नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले उनके साथ क्या हुआ। सिड और डेविड तो सदमे में थे, क्योंकि उनके माता पिता उनकी आंखों के सामने मारे गए। डेविड तो पूरी तरह से दहल चुका है, आंखों में आंसू थे। सिड ने अपने पिता को खोया, पर वो अपनी तकलीफ को भुलाकर अपने दोस्त को संभालता है, उन्हें दिलासा देता है। इतनी कम उम्र में भी तीनों ने इतनी समझदारी दिखाई। यहाँ डेविड किसी और नजरिए से चीजों को देखने लगता है और सबका जिम्मेदार वो सिड को ठहराता है, और उसकी माँ की मौत का भी जिम्मेदार वो उसे बोल रहा था। उसका कहना था उसकी गलती की वजह से उसके घर में आग लगी, जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई, और उसी ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए उनके पेरेंट्स ने मुझे और जैमी को तुम्हारे साथ यहाँ भेजा, पर अब तुम्हारी वजह से मेरी माँ भी मारी गई। अब यहाँ सिड बार बार बोलता है कि उसने उसकी माँ को नहीं मारा, ना ही उसने अपने घर में आग लगाई, पर डेविड तो उसकी माँ उकसाने पर उतारू था। अंत में जब सिड अंदर ही अंदर मान लेता है कि ठीक है वो जिम्मेदार है, तो उसने अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। वो नॉर्विन के जेब से मिले चाकू डेविड को देते हुए बोला, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये सब किया तो खत्म कर दो मुझे, लेकिन इतना याद रखना कि मैंने ना तुम्हारी माँ को मारा है, ना ही अपनी माँ को। जैमी जब ये बातें सुनकर थक गया तो उसने इन दोनों से गुस्से में बोला, बंद करो अपनी बकवास। माहौल एक बारी फिर से शांत हो गया, लेकिन अब चीजें बदल चुकी है। जब पूरी रात इंतजार करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला तो जैमी ने एक कठोर और खतरनाक फैसला लिया कि मरने से अच्छा है कि हम कोशिश करके मरे। हो सकता है नीचे की बर्फ नरम हो और हम बच जाएं, पर पहले कूदेगा कौन? तीनों ने स्टोन पेपर सीजर किया। सबसे पहले बारी आई डेविड की। वो तैयार हो गया, दरवाजा खोला उसने, लेकिन सामने से आई एक जोर की हवा उसे धक्का देकर पीछे फेंक देती है। डेविड का सर जा टकराया केबल कार से और वो वहीं बेहोश हो गया। बाद में वो हवा उसे बाहर खींचने लगती है, लेकिन उसके दोनों दोस्त ने जैसे तैसे करके उसे अंदर खींचा। हवाएं बहुत ही ज्यादा तेज थी, इतनी कि अगर कुछ देर यहाँ रुका जाए तो उनकी कुल्फी जम जाएगी। डेविड लंबे समय तक बेहोश पड़ा रहता है। कुछ देर के बाद उसे होश आया। अपनी इमेजिनेशन की दुनिया का वो जिक्र करता है, कैसे जब पृथ्वी का विनाश होगा तो सब कुछ थम सा जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें रुक जाएगी, चाहे जितना भी बड़ा सुपर पावर कोई ना हो, हर कोई हार जाएगा। ऐसी अनाप शनाप बातें करने लगता है और वो सो जाता है। और आखिरकार सूरज की किरणें इनके मुंह पर पड़ने लगी, लेकिन ये रोशनी उम्मीद की नहीं बल्कि अंधेरे की थी। तीनों ही सो चुके थे, पर सिड हल्का हल्का जागने लगता है। उसके दिमाग में ये चल रहा था, अगर वो यहाँ से बच जाएगा तो आगे जाकर क्या करेगा। इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते वो भी सो गया। दूसरे दिन जब गंडोला राइड मैनेजमेंट ने बर्फ में जमी केबल कार को देखा तो वो फौरन स्टेशन पर लेकर आए। जब दरवाजा खुला, अंदर दिल दहला देने वाला मंजर था। तीनों बच्चे बर्फ में जम चुके थे। लोगों ने एक एक करके तीनों के दिल की धड़कन को बारीकी से चेक किया, और तब एक ऐसी जानकारी पता चली जो हर किसी की आंखें नम कर देती है। सिर्फ सिड जिंदा था। जी हाँ, सिर्फ सिड। बाकी उसके दोनों दोस्त ने अपना दम तोड़ दिया। अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ बिताई वो उसकी आखिरी रात। बाद में बेहोश हुए सिड को होश आया। उसे जब बताया गया कि सिर्फ वो ही बचा है उस रेस्क्यू में, तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। आज हम 41 साल बाद सिड को देखते हैं, जो अपने बेटे को ये कहानी सुना रहा है। वो उसी पहाड़ी की चोटी पर बैठा हुआ है जहाँ कभी उसने अपने दोस्तों के साथ जाने का सपना देखा था, लेकिन वो सपना बीच रास्ते में चकनाचूर हो गया। सिड कहता है उसके दोस्तों ने, यहाँ तक उनके माता पिता ने भी बहुत कोशिश की कि वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल जाए, लेकिन मेरी वजह से वो भी मारे गए। आज मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं खुद को मरा हुआ एक बेबस इंसान समझता हूँ।
मेरी लिए जिंदगी उसी रात खत्म हो गई थी। ऐसा कहते हुए वो खूब रोता है। उसका बेटा उसे दिलासा देता है, लेकिन अब कुछ बदल नहीं पाएगा। आखिर में सिड नॉर्विन की उसी शराब को बोतल को वहीं दफन करता है, क्योंकि जितना जरूरी उसके दोस्त थे उतना ही जरूरी वो भी उसके लिए था। और इसी उदास मन के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।